मैं नेताओं की मासूमियत पर कई बार इतना फिदा हो जाता हूं कि मुझे लगता है कि इनके ऊपर 11 रुपये निछावर करके किसी गरीब को दे दूं। इतने मासूम। अरे दैया रे दैया। हाँ, नोएडा में एक जगरन पकड़ा गया, आशीष जी, वो आपकी सरकार के समय में इंजीनियर हो गया नोएडा में। उसके यहां 2.5 लाख रुपए कीमत के तोते, क्या मकाऊ बोलते थे उनको, और रईसी का आलम ये घर के बाहर जो गाड़ी ऐसे पड़ी धूल खा रहे, उसमें 10 करोड़ पड़े, रखे नहीं, पड़ा है। छापा पड़ा तो हीरा निकला कितना, 2.5 किलो। सारे नेता बोले अरे इतना भ्रष्टाचार, पता ही नहीं लगा। उनमें कुछ नेताओं से मैंने कहा कि इसके लड़के के जन्मदिन में तो आप हर साल आए बिना नागा, आपको पता कैसे नहीं लगा? पता कैसे नहीं लगा, ये हमको बताओ ना। आपने कभी इससे पूछा कि तेरे हाथ में ये 3 करोड़ की घड़ी कहां से आई? तेरी तनख्वाह तो 70,000 रुपये है कुल। सुबह बंगलोर, दोपहर में कोलकाता, शाम को मुंबई और रात में दिल्ली। विवेक जी, ये कैसे चल रहे हैं नेता लोग? दिन में 4 बार कुर्ता पजामा बदल रहे, 1 बार कुर्ता पजामा, 500 रुपये धुलाई लग रही है दिल्ली में। विवेक जी, छोड़िए मोदी जी ने क्या कहा, नेताओं को कुछ अकाउंटेबिलिटी अपनी रखनी होगी कि नहीं रखनी होगी? विवेक जी जी, अकाउंटेबिलिटी की आपने बात करी, बिल्कुल आपकी बात 100% सहमत है, पूरा देश सहमत होगा। लेकिन अकाउंटेबिलिटी का भी एक थोड़ा सा एक कुदरती नियम है कि जैसे अभी रत्नाकर जी भाषण दे रहे थे घर के मुखिया के ऊपर, तो मुखिया 5 महीने कुछ नहीं बोले, तो आज देखिए कि जो देश का मुखिया है, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, वो दिन में 4 बार कपड़े बदलने से लेके, और अभी 15 से 20 मई कहाँ जा रहे हैं, वो कितने दिन के 5 दिन के दौरे पे जा रहे हैं, उसी 9,000 करोड़ के जहाज से जा रहे हैं, और वही लाओ लश्कर से जा रहे हैं। तो आप देखिए ये चीजें कितनी, राहुल गांधी डीटीसी की बस से चल रहे हैं, शास्त्री बनना चाहते हैं, राहुल गांधी डीटीसी की बस से चल रहे हैं। विवेक जी, राहुल गांधी जी मूंगफली हाथ में लेकर डीटीसी की बस से चल रहे हैं, मूंगफली टूंगते हुए। N95 के जो वो, अरे N95 छोड़ो महाराज, मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट रुको भाई। मैं तो सर्वविधि वस्त्र हरण का विशेषज्ञ हूं, इसलिए मेरे से ना वो आड़ो जड़ो। मुझे बताओ, राहुल गांधी उससे चल रहे हैं, डग्गा मार बस से। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते ही नहीं है। अरविंद जी, आप इतने सालों में जान नहीं पाए उनको। अरे अभी देखिए 15 से 20 मई जा रहे हैं यूरोप घूमने, आपको उन्होंने दिखा दिया, आप करिए ऐसे। अरे कितने लोग, अभी अवतार जी खुद ही कह रहे थे, कितने लोग सोना खरीद रहे हैं, कितना लोग पेट्रोल भरवा पा रहे हैं। तो आज घर के मुखिया को रत्नाकर जी, सबसे पहले अगर गांधी और शास्त्री बनना है, शौक है इतना, तो फोटो छपाने से नहीं बनेगा, उस पर अमल करके बनेगा। नहीं, गांधी ना बनो, गांधी बनने में बहुत पैसा खर्च होता है विवेक जी। गांधी नहीं, शास्त्री जी ठीक है, गांधी जी का मामला टेढ़ा है, उनको गरीब दिखाने में बहुत पैसा लगता है। गांधी जी को गरीब दिखाने में बहुत पैसा लगता था, शास्त्री जी ओके। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है, ये अमिताभ जी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ढूंढ के ला रही है कि गांधी जी इस तरह करते थे, ऐसे नेहरू जी ऐसे करते थे। अब रुक जाओ विवेक जी, अब रुक जाओ, कांग्रेस की अब रुकना होगा। अच्छा मैं फोर्सफुली रोकूं, चलिए आवाज रोक दीजिए इनकी, विवेक नारायण की। मैं आपको सरोजिनी नायडू का वक्तव्य भेजूंगा अधिकृत, जिसमें सरोजिनी नायडू ने एक इंटरव्यू में कहा कि गांधी जी को गरीब दिखाने में हमारा बहुत पैसा खर्च होता है। उसके बाद आप माफी मांगने आएंगे यहां नोएडा, ठीक है? नोट कर लीजिए, मैं भेजूंगा वक्तव्य, फिर आप माफी मांगने आएंगे दोनों हाथ फोल्ड करके। भाई साहब, आपने मुझे नेता समझ रखा है क्या कि चिलकुटाई करता रहूं, कुछ भी बोलता रहूं? मैं आपको भेजूंगा, उसके बाद आपको माफी क्षमा याचना करनी होगी। ये कांग्रेस भाजपा का दंगल थोड़ी ना मित्र, ये मेरी बहस है। और मुझे तो हैरानी कि आप इतने पुराने होकर ऐसी गलती कैसे कर गए। तो फिर ठीक है, नहाइए गंगा। मैं सार्वजनिक तौर से भी बोलूंगा उस बात को कि भाई जो विवेक जी ने बात कही थी वो असत्य थी, और वो माफी मांगेंगे। ठीक। आशीष चतुर्वेदी, प्रश्न वही है कि
महाजना एन गथा सपंथा, जहां बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं वैसे छोटा करता है। ठीक, हम अपने आचरण से तो कोई नजीर छोड़ना नहीं चाह रहे, कोई कर नहीं रहे। 50 गाड़ी से कम में कोई ढंग का नेता चल रहा है क्या आशीष जी? एटा, इटावा, फरुखाबाद, मैनपुरी, सफाई का दौरा करने में भी 50 गाड़ी से कम हो तो मुझे बता दो, क्या करती 50 गाड़ी, क्यों जाती हैं? कोई पार्टी हो, उनमें तेल लगता है ना आशीष जी? देखिए, अभी जो जिक्र हो रहा था शादियों का, मुझे याद आ गया कि कर्नाटक के एक मंत्री थे, जब बैंक से वो जब नोटबंदी हुई थी तो 2000 रुपए शायद एक दिन में निकालने की वो थी। और उस दौर में भी वो जो मंत्री थे वहां कर्नाटक के, उन्होंने 100 करोड़ के आसपास की शादी कर डाली थी। कैसे कर डाली थी आज तक नहीं समझ में आया। तो नेता तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जब 2000 रुपए बैंक से मिल रहे थे तब भी उन्हें 100 करोड़ का ऐसे अनुमान लग रहा था कि शादी जो है उनके यहाँ हुई, वो करीब 100 करोड़ के ऊपर की शादी थी। तो ये तो नेताओं का वो है। अभी जो बात उठी, ये भी दिलचस्प बात है कि अभी मोदी जी ने ही ये बात कही कि भाई आप विदेश मत जाइए, और 15 तारीख को खुद मोदी जी विदेश चले जा रहे हैं। तो आप वही है ना कि आप बोल क्या रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं, दोनों बातों में, आपके कथन में और आपकी करनी में कितना फर्क आ रहा है, और वो भी इतनी जल्दी। सामने सामने आप बोल रहे हैं कि मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, आप चले जा रहे हैं। तो ये जो दोनों में अंतर है, ये नहीं होना चाहिए। ये सब पे लागू है, लेकिन ये क्योंकि ये बात आपने रखी है तो सर्वप्रथम जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उस पर अमल करें। अब बात आती है, जो अभी विदेश नीति और गलत नीति की बात हो रही थी, मैं उस पर एक बात कहना चाहूंगा कि रशिया से हम हमेशा से तेल खरीदते रहे, हमें सस्ता तेल मिलता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फैसला है अमेरिका से खरीदने का, इसलिए होमरूज और ये और वो सब दिक्कतें आ रही हैं। यदि आप रशिया से जैसे पहले से हम खरीदते थे, अगर आप वैसे ही खरीदते रहें तो होमरूज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फिर आपका तेल जो है वो जापान की साइड से इस साइड से आता है, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां आती है वो विदेश नीति की बात जिसका जिक्र किया जा रहा है। तो ये अगर, क्योंकि ये अमेरिका के दबाव में है, मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा कि क्यों दबाव में है, क्या कारण है, वो उनका फैसला है, लेकिन वो फैसला गलत है, इसलिए देश हित में नहीं है। क्योंकि हम, रशिया हमारा पुराना एक बहुत करीबी मित्र रहा है, वक्त पड़ने पर हमेशा मदद की है उसने। ठीक है, और अगर हम उससे कंटिन्यूअसली खरीदते रहें तो ये जो जो ये संकट वहां से, जो होमरूज से, क्योंकि वो ईरान से जो हमारे पास तेल आता था उस पे संकट आया है। अमेरिका से हम जब खरीदते हैं तो जो हमारी कॉस्ट है, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर पड़ता है और वहां से घूम के आना पड़ता है, और हमको महंगा दे रहा है और हमको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। जब हम रशिया से खरीदते थे तो हम रुपीज में पेमेंट करते थे, और यही सुविधा हमको ईरान ने भी दी थी। तो इसको खत्म करके जब आप अमेरिका से खरीद रहे हैं तो देश हित में ये इसलिए नहीं। ठीक है, ठीक है आशीष जी। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, फिर मैं रत्नाकर जी के पास जाऊं। देखिए, हमारे नेता अर्ध सत्य बोलते हैं। इनको ये भी बोलना चाहिए कि रसिया से सर्वाधिक तेल खरीदने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया था, और उनके इस नीति के कारण एक समय में भारत विश्व में सर्वाधिक पेट्रोल का निर्याता बन गया था, सर्वाधिक लाभ कमाया था। तो इसको भी श्रेय आपको नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकारें निर्णय लेती हैं, और वैश्विक मैटर पे हमेशा भारत के साथ, सरकार के साथ खड़ा होना सीखना चाहिए। आप वहां होते तो आप भी शायद वही कदम उठाते। बात बात में आलोचना करना ठीक नहीं होता। और अंतिम बात, प्रधानमंत्री का विदेश दौरा और अखिलेश यादव के विदेश दौरे में और राहुल गांधी के विदेश दौरे में अंतर होता है। जब देश का प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो कई कंपल्सन होते हैं, कई मीटिंग्स करने होते हैं, बहुत पहले से फिक्स होता है। उनको कोई राहुल गांधी जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी होते थाईलैंड की घुमक्कड़ यात्रा नहीं करनी होती है। लेकिन आप ये तर्क देंगे कि जब नरेंद्र मोदी जी जाएंगे तो अखिलेश जी क्यों नहीं जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी जाएंगे तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं जाएंगे? ये पैमाना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री का एक अलग लेवल होता है, वो देश का प्रतिनिधित्व करता है, वो देश हित में जाता है। प्रधानमंत्री कहीं विदेश जाता है तो आप जोड़ देंगे कि पेट्रोल कम है इसलिए भारत का प्रधानमंत्री विश्व में कहीं यात्रा ही न करे। इस तरह की सेंसलेस बातें मुझे लगता है सार्वजनिक डिबेट में नहीं की जानी चाहिए। ठीक ठीक, जरूरी मुद्दे नहीं है ना, वो रत्ना ठीक है। बताते हैं क्या अब करके रुको आए भाई, हैं। अरे रुको विवेक जी। रत्नाकर सिंह, मेरा कोर इशू इतना, जो कुछ बातें मैंने कही बहस के आरंभ में, क्या भाजपा और
केंद्र की सरकार और भाजपा शासित 22 राज्यों की सरकारें इस निर्णय को अपने ऊपर लागू करने का फैसला करेंगी तत्काल प्रभाव से। ये नहीं, अगर नहीं करेंगी तो फिर ये केवल किस्सा कहानी है, नथिंग एल्स। क्या ये भाजपा के लिए बूमरैंग साबित होगा? लिख लीजिए मेरी बात। अभी बात आपको कड़वी लगेगी, लेकिन ये भाजपा के लिए मुश्किल का मामला बनेगा। अपने ऊपर लागू कर लोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, और अपने ऊपर लागू नहीं करोगे, नींबू काट क्लब का कुर्ता पहन के 50-50 गाड़ियों के उसमें बांके बिहारी के दर्शन करने जाओगे, रोला चोला, फिर माला पहन के फोटो खिंचाओगे और फिर ननकुश को क्यों रहे तू क्यों गया बांके बिहारी, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। रत्नाकर जी। देखिए अमिताभ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कोई बात कहते हैं तो निश्चित रूप से उस बात के मायने होते हैं और देश की जनता उसको एक्सेप्ट करती है। आप अगर बात सब कर जनता ही एक्सेप्ट करेंगे, कुछ आप लोग भी करोगे, जनता की कमर तोड़ दो। अभी उसमें जनता जो है वो नेता भी है, उसमें वो भारत के नागरिक हैं, सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं। उसमें आगे कहना ऐड करने वाला हूं कि देखिए जो भी बात उन्होंने कहा है, आने वाले समय में ये सारी चीजें चरितार्थ होती कहीं ना कहीं आपको दिखेगी कि कॉस्ट कटिंग किस तरह से कर सकते हैं हम लोग, और सरकार इसके प्रति बहुत संजीदा रुख अपनाती है। और अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वो चरितार्थ होती आपको दिखेंगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा जो मैं कह नहीं पाया क्योंकि समय अभाव के कारण, इस बार मैं ये कहना चाहूंगा जो कांग्रेस पार्टी या अखिलेश जी जो बार बार ये लोग आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लागू हो जाए आपके लिए, आगे से लागू हो। विवेक जी रुकिए, हाँ रत्नाकर जी आप कहिए जी। देखिए ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की नाकामी, कह रहे हैं कि सरकार की नाकामी है। मैं ये कहूंगा कि अगर एक देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह का आह्वान करता है तो वह यह जानता है कि किस तरह से सीमित संसाधनों में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करना है। वही वो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वो क्राइसिस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के यहाँ बैठे जो नेता हैं, क्या जब 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो क्या उस समय लाल बहादुर शास्त्री जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनके आह्वान से हफ्ते में एक दिन का अन्न त्याग जो है, खाद्यान्न का संकट तब सबसे ज्यादा था, एक दिन का सब लोगों ने अन्न त्याग किया था? क्या प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनी गई तभी? क्या 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान जब हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार समाप्ति की तरफ था, देश दिवालिया होने के कगार पे आ गया था, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था आर्थिक अनुशासन अपनाने की आवश्यकता है। क्या देश ने नहीं अपनाया था? वैसी अगर परिस्थिति आज अगर है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप जो है फ्यूल जो है कंजम्पशन कम करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, तो क्या यह देशवासियों के लिए जिम्मेदाराना बयान नहीं है? जो एक जिम्मेदार जो व्यक्ति है वह निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री की बात सुनेगा और उसको अमल में लाने की कोशिश करेगा जितना भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा मैं, अभी चूंकि बहुत सारी बातें हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे पहले भी आरोप लगा रहे थे और अभी भी उन्होंने कहा है, भाई देखिए प्रधानमंत्री जो है वो देश के प्रधानमंत्री हैं और कहीं भी कोई विदेशी यात्रा होती है तो वो देश को रिप्रेजेंट करने जाते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी समिति या संगठन या कोई कार्यक्रम जो है प्री शेड्यूल्ड होता है जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं। ये पूड़ी खाने के लिए नहीं जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी वहां पे कि चले गए भैया हम ननकू के यहाँ पूड़ी खाने के लिए तो लावा लश्कर लेकर चले गए वहां पे 20 गाड़ियां लेके। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपकी समझदारी पे मुझे मतलब शक हो रहा है कि बतौर एक प्रवक्ता इस तरह से बात कैसे कह सकता है कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो विदेश यात्राएं कट करे। अरे देश के प्रधानमंत्री अपने शौक के लिए विदेश यात्रा नहीं करते हैं, अपने एंजॉयमेंट के लिए विदेश यात्रा नहीं करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जब कई G7 जैसे देशों का संगठन का जब मीटिंग होता है, जब विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, जब मीटिंग होता है, वहां पे देश के प्रधानमंत्री पूरी खाने के लिए ननकू की आप पूरी खाने के लिए लावा लश्कर लाल टोपी पहन के कोई नहीं जाता भाई। ऑपरेशन सिंदूर और एक बात कर रहे थे, अमिताभ जी सुन लीजिए भाई साहब। अरे सुनिए, झूठ कैसे बोलते हैं आप? झूठ कैसे बोलते हैं आप? सुन लीजिए, अभी अभी झूठ पकड़ा खोल देता हूँ। अभी देखिए ये कह रहे थे देश की जनता से टैक्स वसूलने का काम सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है।
अरे भाई साहब, आपने जब युद्ध हुआ था, जब दूसरे देश के लोग प्राइसेस बढ़ा रहे थे फ्यूल के, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घरेलू उपभोक्ताओं को। रत्नाकर जी नाम बता दीजिए, नाम बताइए कौन सा देश भारत के साथ खड़ा था ऑपरेशन सिंदूर में, नाम बताइए उस देश का, बताइए नाम बताइए। बातों को अभी आपने जो झूठ बोला है उसी बात पर अमिताभ जी, मैं अपनी बातों को रख लेता हूं, जो इन्होंने झूठ बोला है। देश की जनता को ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग जो है गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अब ये बताइए, आपने कहा कि टैक्स वसूली करते हैं, राहत नहीं देते हैं, क्या हमने एक्साइज ड्यूटी में ऑयल कंपनीज को हमने राहत देने का काम नहीं किया? इसलिए किया क्योंकि घरेलू उपभोक्ताओं को फ्यूल प्राइसेस को बढ़ने के खतरे से बचाया जा सके, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया। क्या देखिए, आप झूठ और फालतू बातें करते रहते हैं आप लोग। अब बात होती है टैक्स, बात हो रही है इधर बचत की, तो ये ऑपरेशन सिंदूर में चले जाते हैं। इस तरह का लॉजिकल बात करिए, लॉजिकल और तार्किक बात करिए, तर्क रखिए। मैं दोनों मित्रों को, रत्नाकर जी को भी, आशीष चतुर्वेदी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा।